मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बीए सेकेंड ईयर की ऑनलाइन क्लास को लेकर फिर से हाजिर हुए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शिवाजी, जो कि मराठा राज्य के संस्थापक थे। शिवाजी ने ही अपने कुशल नेतृत्व से मराठों को एकता के सूत्र में बांध दिया था और उनमें स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की भावना विकसित की थी। शिवाजी से पूर्व जो मराठे थे वो अणुओं की भांति बिखरे हुए थे, लेकिन शिवाजी ने उन्हें अपने कुशल नेतृत्व से उन्हें जो मराठे बिखरे हुए थे उन्हें एकता के सूत्र में बांध दिया, जिसके कारण उनमें स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे की भावना विकसित हुई और उनमें देश प्रेम की भावना जागृत हुई। जिसके कारण उन्होंने शिवाजी को हर प्रकार से सहयोग देना आरंभ किया। तो इस प्रकार जो शिवाजी थे वो मराठा राज्य के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं शिवाजी के बारे में, संक्षेप में उनकी जो जानकारी वो आपको बता देते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा वो है शिवाजी। तो इनकी जो जन्म है वो जैसा कि 1627 में हुआ था और इनकी जो मृत्यु है वो 1680 में हुई थी। जन्म इनका 20 अप्रैल 1627 को शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 को शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले था। ये एक सैनिक सिपाही थे। माता का नाम जीजाबाई था। इनके जो राजनीतिक गुरु थे उनका नाम था कोंडदेव, जो कि शिवाजी के संरक्षक भी रहे थे। तो कोंडदेव जो थे वो शिवाजी के संरक्षक भी थे और शिवाजी के राजनैतिक गुरु भी कहे जाते हैं। इसके अलावा जो आध्यात्मिक गुरु माने गए हैं शिवाजी के, उनका नाम था रामदास। तो रामदास शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रहे थे। इसके अलावा जो शिवाजी का राज्याभिषेक है वो 1674 में रायगढ़ के किले में हुआ था 6 जून को। इस प्रकार शिवाजी का जो राज्याभिषेक है वो 6 जून 1674 को रायगढ़ के किले में हुआ था। शिवाजी का जो राज्याभिषेक है वो बनारस के ही एक पंडित गंगा भट्ट ने किया था। जो गंगा भट्ट थे एक प्रसिद्ध ब्राह्मण थे, अतः इनके नेतृत्व में ही शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ में किया गया था। शिवाजी की जो मृत्यु है वो 1680 में हुई थी। इनकी मृत्यु के बाद संभाजी जो है उत्तराधिकारी बनते हैं और शासन संभालते हैं। इसके पश्चात अब हम चलते हैं शिवाजी के आरंभिक सैन्य अभियानों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आरंभिक सैन्य अभियान के अंतर्गत सबसे पहले शिवाजी ने क्या किया था, बीजापुर के शासक आदिल शाह के विरुद्ध संघर्ष उसका प्रारंभ हुआ था। बीजापुर का जो सुल्तान था आदिल शाह, उसके विरुद्ध शिवाजी ने अभियान शुरू किए और 1643 में शिवाजी ने सिंहगढ़ का जो किला था, 1643 में शिवाजी ने सिंहगढ़ का जो किला है उस पर विजय प्राप्त कर ली और इस किले को शिवाजी ने अपने अधिकार में ले लिया था। 1643 के बाद 1654 ईस्वी में शिवाजी ने पुरंदर के किले पर विजय प्राप्त की और इस किले को भी शिवाजी ने अपने अधिकार में ले लिया था। इस प्रकार जो बीजापुर का सुल्तान, शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति से बीजापुर का जो सुल्तान था आदिल शाह, वो काफ़ी चिंतित हुआ और उसने अफजल खां को, जो कि बीजापुर का सूबेदार था, अफजल खां को शिवाजी के साथ समझौता करने के लिए भेजा और अफजल खां ने चालाकी से शिवाजी को मारने की योजना तैयार कर ली थी। अफजल खां 1659 में शिवाजी से जब मिलने पहुंचा था तो उसने पूरी तैयारी के साथ वो शिवाजी के साथ मिला
इस बात को लेकर कि वो मिलते समय शिवाजी की हत्या कर देगा। लेकिन जो शिवाजी थे वो काफ़ी चालाक थे। शिवाजी को अफजल खां की गतिविधियों के बारे में पहले से ही जानकारी मिल चुकी थी। अतः शिवाजी ने अपनी सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया और इंतजाम करने के पश्चात वो अफजल खां से भेंट करते हैं और इस भेंट में जो शिवाजी हैं बड़ी वीरतापूर्वक अफजल खां का वध कर देते हैं और इस प्रकार अफजल खां शिवाजी के साथ संघर्ष में मारा जाता है। तो आदिल खां का जो प्रमुख सूबेदार था अफजल खां, उसकी हत्या शिवाजी के द्वारा 1659 में कर दी जाती है। तो अफजल खां के वध के बाद शिवाजी के अभियान जारी रहते हैं और उसने अनेक किलों और दुर्गों पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया था। तो आइए अब हम चलते हैं अफजल खां की शक्ति का दमन करने के पश्चात जो औरंगजेब था वो शिवाजी की दक्षिण भारत में बढ़ती हुई शक्ति से काफ़ी चिंतित हुआ और उसने अपने मामा अर्थात शाइस्ता खां को शिवाजी के विरुद्ध अभियान करने के लिए भेजा। शिवाजी और शाइस्ता खां में काफ़ी 2 महीने तक लगभग संघर्ष जारी रहा और इस संघर्ष में पहले तो शाइस्ता खां को विजय मिली, लेकिन बाद में शिवाजी ने बड़ी चालाकी से जब एक रात मुगल सैनिक सो रहे थे तो उन्होंने अचानक ही सेना पर धावा बोल दिया और शाइस्ता खां के साथ संघर्ष किया गया। इसमें शाइस्ता खां को काफ़ी गंभीर चोटें भी आई थी। इस प्रकार शिवाजी ने शाइस्ता खां के विद्रोह को कर दिया असफल और ये जो विद्रोह था वो 1663 ईस्वी में किया गया था। तो 1663 ईस्वी में औरंगजेब के मामा अर्थात शाइस्ता खां को शिवाजी ने सैनिक अभियान के दौरान पराजित कर दिया। इस दौरान शाइस्ता खां को काफ़ी गंभीर चोटें भी आई थी। तो इस विजय के उपरांत में शिवाजी ने सूरत के अंदर लूटमार शुरू की। ऐसा कहा जाता है कि यह जो सूरत की प्रथम लूट थी वो 1664 में शिवाजी के द्वारा की गई थी। सूरत की लूट में शिवाजी को 1 करोड़ रुपया प्राप्त किया गया। इससे मुगल सैनिकों में काफ़ी हलचल मच गई क्योंकि यह सूरत की बहुत बड़ी एक लूट साबित हुई। तो ये सूचना जब औरंगजेब को मिलती है तो वो काफ़ी भयभीत होता है और इसके शिवाजी के विद्रोह के दमन के लिए तो वो जो कछावा के राजा जयसिंह को भेजता है शिवाजी के साथ समझौता संधि करने के लिए। तो इस प्रकार शिवाजी और कछावा राजा जयसिंह के मध्य 22 जून 1665 में एक संधि की जाती है। 22 जून 1665 में एक संधि की जाती है। यह जो संधि है वो मराठा के संस्थापक शिवाजी और कछावा राजा जयसिंह के मध्य संपन्न होती है। इस पुरंदर की संधि के अनुसार 35 में से जो 23 किले थे वो शिवाजी ने मुगलों को देना स्वीकार कर लिया था और इसके बदले में शिवाजी को बीजापुर, बाघ और कोंकण के जो दुर्ग थे वो शिवाजी को प्राप्त हो गए थे। इस प्रकार पुरंदर की संधि का इतिहास में काफी महत्व माना गया है। तो इसके पश्चात शिवाजी एक बार जब मुगल दरबार में उपस्थित होते हैं तो मुगल दरबार में औरंगजेब के द्वारा शिवाजी का उचित सम्मान नहीं किया जाता, अर्थात औरंगजेब के द्वारा शिवाजी के साथ अपमानजनक व्यवहार किया जाता है और शिवाजी को बंदी बना लिया जाता है औरंगजेब के द्वारा और उसे कैद कर दिया जाता है। लेकिन शिवाजी बड़ी चालाकी के साथ कैद से बाहर निकलते हैं और बाहर निकलने के बाद वो वहाँ से भाग जाते हैं 1666 ईस्वी में। तो शिवाजी बड़ी चालाकी से
मुगलों की कैद से आज़ाद होते हैं और फिर वापस वो अपने साम्राज्य में पहुंच जाते हैं। साम्राज्य में पहुंचने के पश्चात वो जो शिवाजी हैं वो छापामार युद्ध पद्धति अपनाने का निश्चय कर लेते हैं और इस छापामार युद्ध पद्धति के द्वारा जो शिवाजी हैं मुगलों पर धावे बोलने शुरू कर देते हैं। तो औरंगजेब को शिवाजी के साथ काफ़ी लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा था। शिवाजी ने यह बात स्वीकार की थी कि उनका जो संघर्ष है औरंगजेब से लंबे समय तक चला था। औरंगजेब ने भी कहा था कि मेरी सेना लगातार 19 वर्षों से शिवाजी के विरुद्ध अभियान कर रही है, लेकिन शिवाजी की शक्ति का अंत होने की बजाय उसकी जो शक्ति है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली जा रही है। अर्थात शिवाजी ने अपने कुशल नेतृत्व से मराठा शक्ति और साम्राज्य का काफ़ी प्रचार प्रसार किया था। इस प्रकार कैद से भागने के बाद शिवाजी अपने मराठा साम्राज्य की स्थापना में लग जाते हैं और इसके पश्चात शिवाजी पुनः सूरत में लूटमार करते हैं। तो सूरत की जो दूसरी लूट है वो 1670 में शिवाजी के द्वारा की जाती है। इस लूट में भी शिवाजी को काफ़ी धन संपत्ति प्राप्त होती है, जिसे लेकर वो अपने साथ चले जाते हैं। इसके पश्चात शिवाजी का जो अंतिम सैनिक अभियान था वो था कर्नाटक का अभियान, जो कि 1678 ईस्वी में किया गया था। इस अभियान के अंतर्गत जिंजी का जो किला है वो शिवाजी ने अपने अधिकार में ले लिया। अर्थात जिंजी के किले पर शिवाजी ने विजय प्राप्त कर ली थी। जिंजी का जो किला जीतना के पश्चात शिवाजी का स्वास्थ्य खराब होने लगा था और इस दौरान उसकी 1680 में मृत्यु हो जाती है। तो इसकी मृत्यु के पीछे कारण यह माना जाता है उनके स्वास्थ्य गिरने का कि शिवाजी के जो पुत्र थे शंभाजी, उन्होंने शिवाजी के प्रति विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया था, जिससे शिवाजी के मन को काफ़ी ठेस लगी थी और वो बीमार रहने लग गए थे। यही कारण है कि 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। शिवाजी की जो पत्नी के जो नाम है वो इस प्रकार है। शिवाजी की जैसे कि 7 पत्नियां थी, उनमें से 2 पत्नियों के नाम मुख्य हैं, वो है साई बाई। इनसे विवाह 1640 में हुआ था। साई बाई जो शिवाजी की पत्नी थी, इनसे विवाह 1640 में हुआ था और दूसरी पत्नी जो है सोमाबाई मानी गई है। इसके अलावा शिवाजी की 5 और भी पत्नियां थी। ये 2 जो पत्नियां हैं वो मुख्य रूप से इनके नाम आपको बताए गए थे। तो आइए अब हम चलते हैं शिवाजी के प्रशासन के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो शिवाजी का जो शासन था हिंदू सिद्धांतों पर आधारित रहा था, क्योंकि जो शिवाजी थे वो हिंदू राष्ट्रभक्त थे। अतः मराठा शक्ति का प्रचार प्रसार करना इनका मुख्य लक्ष्य था। तो आइए हम चलते हैं शिवाजी के प्रशासन के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो शिवाजी का जो प्रशासन था वो हिंदू सिद्धांतों पर आधारित रहा था। इसके अंतर्गत शिवाजी ने शासन कार्यों में सहयोग लेने के लिए उसने 8 मंत्रियों की एक प्रशासनिक रूप में एक पद तैयार किया। इनमें कुल 8 मंत्री शामिल थे, जो कि इतिहास में अष्टप्रधान के नाम से जाने जाते हैं। ये जो 8 मंत्री थे शिवाजी को शासन कार्यों में सहयोग और सलाह देने का कार्य करते थे, लेकिन शिवाजी की इच्छा पर निर्भर था कि उनकी सलाह को माने या फिर न माने। इन 8 मंत्रियों में मुख्य जो नाम थे वो कुछ इस प्रकार रहे थे। इस अष्टप्रधान में जो पहला नाम है वो है पेशवा। पेशवा जो कि इसे प्रमुख मंत्री कहा जाता है।
नेक्स्ट है अमात्य अर्थात अर्थ मंत्री को अमात्य कहा गया। सुमंत अर्थात विदेश मंत्री, विदेश मंत्री जो मामले थे वो सुमंत के हाथों सौंप दिए गए थे। ये विदेशी विभाग और उनकी गतिविधियों पर नियंत्रण रखने का कार्य करता था। इसके अलावा चिटनीस जो कि पत्राचार विभाग का अध्यक्ष कहलाता था, चिटनीस। 5 नंबर पे है सेनापति अर्थात सेना से संबंधित जो कार्य थे वो सेनापति के द्वारा ही संपन्न किए जाते थे। इसके अलावा न्यायाधीश अर्थात न्याय का जो कार्य है वो इसी की देखरेख में किया जाता था, न्यायाधीश। लेकिन अंतिम न्यायालय शिवाजी का था। फिर इसके अलावा है पंडित राव। पंडित राव अर्थात शासक का प्रमुख सलाहकार और धार्मिक कार्य दान देना और दान देना जो है इसी की देखरेख में किया जाता था। इसके अलावा 8वें नंबर पर था वाक्यानुवीस अर्थात गुप्तचर विभाग का अध्यक्ष वाक्यानुवीस कहलाता था। इस प्रकार शासन कार्यों में सहयोग लेने के लिए शिवाजी ने 8 मंत्रियों की एक सभा का निर्माण किया था और इनमें पेशवा, अमात्य, सुमंत, चिटनीस, सेनापति, न्यायाधीश, पंडित राव और वाक्यानुवीस ये प्रमुख 8 मंत्री थे जो कि शिवाजी को शासन कार्यों में सहयोग प्रदान करते थे और उनका उचित मार्गदर्शन करते थे। शासनिक संबंधी जो कार्य है वो इन्हीं की देखरेख में संपन्न किए जाते थे। अब चलते हैं शिवाजी के कर व्यवस्था के बारे में। शिवाजी के समय में 2 कर प्रचलित रहे थे। प्रथम था चौथ और दूसरा था सरदेशमुखी। प्रथम कर चौथ के नाम से जाना जाता है और दूसरा कर सरदेशमुखी के नाम से जाना जाता है। जो चौथ था वो 1/4 भाग समीप के क्षेत्रों से लिया जाता था। इसके अंतर्गत जो समीप के क्षेत्रों में यह बात शिवाजी के द्वारा कहलवाई जाती थी कि अगर वो समय पर उपज का 1/4 भाग कर के रूप में अगर चुकाते रहेंगे तो शिवाजी जो है वो उनके राज्य पर आक्रमण नहीं करेंगे तथा उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो सरदेशमुखी जो कर था वो 1/10 भाग उपज के आधार पर लिया जाता था। यह जो कर था वो शिवाजी के अधीन क्षेत्रों से प्राप्त किया जाता था। इसमें यह स्पष्ट किया गया कि अगर समय पर यह कर चुकाते रहे तो उन्हें जान माल की सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा और उनकी सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो शिवाजी के ऊपर ही रहेगी। तो इस प्रकार जो सरदेशमुखी की राशि थी वो शिवाजी अपने अधीन क्षेत्रों से प्राप्त करते थे उपज का 1/10 भाग और इसके बदले में जो शिवाजी थे उन्हें जान माल की सुरक्षा का आश्वासन देते थे। जबकि चौथ की जो राशि थी वो समीप के क्षेत्रों से वसूली जाती थी। अर्थात ऐसा कहा जाता था कि अगर चौथ की राशि समीप के क्षेत्र के लोग चुकाते थे तो वहाँ पर जो शिवाजी है वो आक्रमण नहीं करेंगे। इस प्रकार शिवाजी ने 2 कर लगा रखे थे, चौथ और सरदेशमुखी। तो इस प्रकार जो शिवाजी थे वो मराठा राज्य के प्रमुख संस्थापक माने जाते हैं क्योंकि इन्होंने ही अपने कुशल नेतृत्व से मराठों को एकता के सूत्र में बांधकर उसमें स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की भावना को विकसित किया था, जिसके कारण उनके जो सैनिक थे वो अनुशासन में रहते थे और देश हित में अपने प्राणों का बलिदान देने से भी पीछे नहीं हटते थे। तो इस प्रकार जो शिवाजी के बारे में जो प्रारंभिक जानकारी है वो आज आपको प्रदान कर दी गई है। जैसा कि शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 को, पिता का नाम शहाजी भोसले, माता का नाम जीजाबाई,
राजनीतिक गुरु जो थे वो कोंडदेव थे, जो कि शिवाजी के संरक्षक भी रहे थे। आध्यात्मिक गुरु रामदास जी थे। राज्याभिषेक 1674 में रायगढ़ के किले में किया गया था 6 जून को गंगा भट्ट पंडित के नेतृत्व में। गंगा भट्ट ब्राह्मण जो था उसके नेतृत्व में ही शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था और इनकी जो मृत्यु है 1680 में हो गई थी। तो शिवाजी की जो माता थी जीजाबाई, ये भी एक धर्मपरायण महिला थी। अतः इन्होंने शिवाजी के मन में समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा और राष्ट्र प्रेम की भावना जो है कूट कूट कर भर दी थी। यही कारण है कि जो शिवाजी थे एक धर्म सहिष्णु व्यक्ति के रूप में भी उपस्थित होते हैं और शिवाजी की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो सुसंगठित और व्यवस्थित थी। शिवाजी ने अपने प्रशासन को अच्छे ढंग से चलाया और शासन कार्यों में सहायता प्राप्त करने के लिए 8 मंत्रियों को प्रमुख पदों पर उसने नियुक्ति प्रदान की, जो कि अष्टप्रधान के नाम से जाने जाते हैं। और शिवाजी ने इस प्रकार अपनी जो व्यवस्था है, चाहे वो सैनिक अभियान के संबंध में थी, चाहे वो प्रशासन के संबंध में थी या फिर कोई अन्य, बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने इस व्यवस्था को संभाला और अपने कुशल नेतृत्व से उन्होंने मराठों में देश प्रेम की भावना विकसित की थी। तो कल हम टॉपिक जो पढ़ेंगे वो है शिवाजी मराठा राज्य के वास्तविक संस्थापक थे। इसके बारे में हम कल विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तब तक आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। इसी के साथ ही धन्यवाद।